Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video I'm going to explain you BPSC 101 Understanding Political Theory. So basically in this video मैं जो है आपका जो इग्नो का जो सब्जेक्ट है BPSC 101 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। सो इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 5 ईयर्स के PYQ से जो भी रिपीटेड आए हैं वो हमने लिया है। सो इफ़ योर एग्ज़ाम बिटवीन द जून इफ़ योर एग्ज़ाम इज़ इन द टर्म ऑफ June 2026 or December 2026, so this video is going to be the one of the most important video for your exam. So and if you are new on this channel, so you can subscribe this channel, and if you have any doubt, so you can ask here. So let's start. So BPSC 101 Understanding Political Theory. So let's start. So basically our first question is, discuss the normative and empirical approaches to the स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसका मतलब सिंपली यही है, इसमें हमें बेसिकली जो पॉलिटिकल के जो है ना इसमें बेसिकली हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के जो है ना अप्रोचेस, यानी जो तरीके हैं पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के, वो हमें समझाने हैं। सो हमें जो है नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल पे दोनों ये नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोचेस को हमें समझाना है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी स्टडीड थ्रू टू मेन अप्रोचेस, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। सो बेसिकली जो है ना पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए जो है ना जो अपने स्कॉलर्स थे उन्होंने जो है ना अलग अलग अप्रोचेज़ यूज़ करते थे। सो चलिए अब इन दोनों को जो है ना हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो सबसे पहला हो गया अपना नॉर्मेटिव एंड सेकंड इज़ एम्पिरिकल। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नॉर्मेटिव अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट। सो the normative approach is focuses on values, ideals, and principles. It deals with questions like what should be the best form of government, what is justice, equality, freedom, and rights. This approach is philosophical in nature. Thinkers in this approach do not only describe politics but also judges as a good or bad. So बेसिकली गाइज अगर मैं आपको बताऊं, सो ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच बेसिकली इसको हिंदी में हम कहते हैं आदर्शवादी तरीका। सो बेसिकली जो अपना नॉर्मेटिव अप्रोच था ना, ये अप्रोच वैल्यूज़, जो अपने वैल्यूज़ होते हैं, जो अपने आइडियल्स होते हैं और जो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, उन पर फोकस करता है। कौन सा अप्रोच? नॉर्मेटिव अप्रोच। और इसमें जो है ना ये सवाल पूछे जाते हैं कि बेस्ट गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, राइट, और जस्टिस बोले तो न्याय, इक्वालिटी बोले तो समानता, और फ्रीडम बोले तो आज़ादी, ये सब क्या है, राइट। सो ये जो है ना बेसिकली ये नेचर में जो ना फिलोसफिकल होता है, राइट, ये फिलोसफिकल होता है और सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि उसे अच्छा या बुरा जज भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, Plato and Aristotle discussed what an ideal state should look like. Normative theory is based on ethics and moral reasoning, so it helps in building a better political system. So basically जो है ना प्लाटो और अरिस्टोटले, इन दोनों ने जो है ना डिस्कस किया कि एक आइडियल स्टेट जो है ना, आइडियल स्टेट, आइडियल बोले तो क्या, आदर्श, स्टेट बोले तो राज्य। सो आइडियल स्टेट मीन्स आदर्श राज्य, यानी एक आदर्श राज्य कैसा दिखना चाहिए, एक आइडियल स्टेट कैसा दिखना चाहिए, ये इन दोनों ने डिस्कस किया था, प्लाटो और अरिस्टोटले। सो बेसिकली ये एथिक्स और मॉरल रीजनिंग पर बेस्ड है जो बेटर पॉलिटिकल सिस्टम बनाने में मदद करता है। सो इसका जो है ना नॉर्मेटिव थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मॉरलिज्म, सो इट हेल्प्स बिल्डिंग अ बेटर पॉलिटिकल सिस्टम। सो इनका जो है ना मेन फोकस था व्हाट ought टू बी, मतलब क्या होना चाहिए पर होता है, यानी इसमें ज़्यादातर जो है ना किसका यूज़ होता है, शुड का। ought का मतलब क्या होता है, शुड यानी इसमें बोलते हैं कि ये होना चाहिए, यानी आप अपनी राय दे सकते हो व्हाट ought टू बी, राइट। सो now let's going to discuss the second approach of political study.
Second approach is empirical approach. So let's discuss. The empirical approach is based on observation, facts, and real life data. It studies political behavior as it actually exists in society. It does not focus on what should be, but on what is. This approach uses scientific methods like surveys, interviews, and statistics to understand how people vote, how governments work, and how political institutions function. Thinkers like David Easton and behavioralists support this approach. All right. So basically जो है ना, इसका मतलब होता है एम्पिरिकल अप्रोच का मतलब होता है अनुभववादी साइंटिफिक तरीका। यानी इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ना, शुड पे फोकस नहीं करता, क्या होना चाहिए, व्हाट ओट टू बी, इसमें ये नहीं होता। इसमें जो है ना बेसिकली जो फैक्ट्स है और रियल लाइफ डाटा पर जो है ना बेस्ड होता है, राइट। ये जो है ना बेसिकली पॉलिटिकल बिहेवियर को वैसा ही स्टडी करता है जैसा वो सोसाइटी में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, यानी व्हाट इज़ हैपनिंग, बोले तो क्या हो रहा है ना। नाउ इसमें जो है ना साइंटिफिक मेथड जैसे सर्वेस हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। क्यों होता है? ताकि ये समझा जा सके कि लोग वोट कैसे करते हैं और गवर्नमेंट्स कैसे फंक्शन करती है। सो इसमें जो है ना, इसमें एक बात हुई है, डेविड ईस्टन के बारे में बताया गया है। सो डेविड ईस्टन और बहुत सारे जो ना बिहेवियरलिस्ट्स थे, इस अप्रोच को जो है ना सपोर्ट करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव और वैल्यू न्यूट्रल होता है, यानी मॉरल जजमेंट को जो है ना ये अवॉइड करता है। सो अगर मैं आपको बताऊं, द मेन डिफरेंस इज द नॉर्मेटिव इज वैल्यू बेस्ड एंड आइडियलिस्टिक while empirical is fact and practical. बेसिकली नॉर्मेटिव जो है ना वैल्यू बेस्ड और आइडियलिस्टिक होता है, पर बट एम्पिरिकल जो है फैक्ट बेस्ड, यानी जो एक्चुअल में है उस पर रहता है और प्रैक्टिकल वे होता है। सो नॉर्मेटिव आस्क what ought to be, whereas empirical asks what is happening. Both approaches are important because normative gives direction and empirical gives real understanding of political life. So ये अप्रोच जो है ना पॉलिटिकल आइडियाज़ को टाइम के साथ जो है ना उनके डेवलपमेंट को देखकर स्टडी करता है कि कैसे एंसाइंट से मॉडर्न टाइम्स तक आइडियाज़ इवॉल्व हुए। एंड बिहेवियरल अप्रोच जो है ना, ये पॉलिटिक्स में इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के एक्चुअल बिहेवियर जैसे वोटिंग पैटर्न्स और डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है, इस साइंटिफिक एनालाइज का यूज़ करके। Now, and so so basically guys, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला हमने डिस्कस कर लिया नॉर्मेटिव अप्रोच और हमने डिस्कस कर लिया एम्पिरिकल अप्रोच। पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि केवल ये दो ही आए, मैं और आपको करा देता हूँ दो तीन, जिससे जो है ना एग्ज़ाम, बस मैं आपको उसका डेफिनेशन बता देता हूँ, अगर आपको उसका मीनिंग पता होगा तो आप एग्ज़ाम में भी लिख के आ जाएंगे। तो थर्ड मैं बता देता हूँ, थर्ड होता है अपना हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच है बेसिकली क्या होता है, ये अप्रोच जो है ना पॉलिटिकल आइडियाज़ को जो है ना टाइम के साथ उनके डेवलपमेंट को देखकर स्टडी करता है कि कैसे एंसाइंट से मॉडर्न टाइम तक आइडियाज़ इवॉल्व हुआ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड सेकंड होता है, फोर्थ है अपना बिहेवियरल बिहेवियरल अप्रोच। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में जो है ना इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के एक्चुअल बिहेवियर जैसे वोटिंग पैटर्न्स और डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है, जैसे साइंटिफिक एनालाइज का यूज़ करके, राइट। सो ये सब है, ये सब आप कर सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन टू, पॉलिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी इज़ डेड, डिस्कस। सो पॉलिटिकल थ्योरी इज़ डेड, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टेटमेंट पॉलिटिकल थ्योरी इज़ डेड मीन्स दैट सम स्कॉलर्स बिलीव पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस
in modern political studies. This idea became popular with the rise of a behavioralism in political science, which focuses more on facts, data, and real political behavior rather than abstract ideas and values. मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो है ना कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल स्टडीज़ में जो है ना पॉलिटिकल थ्योरी ने अपनी इम्पोर्टेंस खो दिया है, यानी पॉलिटिकल थ्योरीज की जो है ना अब कोई भी वहाँ पर अहमियत नहीं है। सो ये आइडिया पॉलिटिकल साइंस में जो है ना बिहेवियरलिज्म के आने के बाद जो है ना पॉपुलर हुआ, यानी जब बिहेवियरलिज्म आया तभी ही ये आइडिया पॉपुलर हुआ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल स्टडीज़ में, राइट, पॉलिटिकल साइंस में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और वैल्यूज़ की जगह जो है ना फैक्ट्स और डाटास पे और रियल पॉलिटिकल बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करता था। नाउ सेकंड पैरा में बोल रहा है, according to critics, political theory is considered dead because traditional discussions about justice, liberty, equality, and morality were replaced by scientific methods. Behavioralists argue that political science should be value free and only study observable facts. Because of this, normative thinking and philosophical debates were seen as less useful in political research. यानी कि जो है ना बेसिकली क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी को जो है ना डेड माना जाता है, क्योंकि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और मॉरलिटी के बारे में जो है ना ट्रेडिशनल डिस्कशंस को साइंटिफिक मेथड्स ने जो है ना रिप्लेस कर दिया है। सो नेक्स्ट है एंड behavioralists argue that political science should be value free, only study observable facts. सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो बिहेवियरलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वैल्यू फ्री होनी चाहिए और सिर्फ ऑब्जर्व जो है ना ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। इस वजह से जो है ना नॉर्मेटिव थिंकिंग और फिलोसफिकल डिबेट्स को जो है ना प्रैक्टिकल रिसर्च में कम यूज़फुल माना जाता है, राइट। सो अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पैराग्राफ में। सो however, this statement is strongly criticized by many scholars. Political theory is not dead, it has only changed its form. Even today, important issues like democracy, human rights, equality, feminism, environmental science, and global justice are deeply connected with political theory. These issues cannot be understood only through data, they need modern and philosophical thinking. So, बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट को जो है ना कई स्कॉलर्स ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया। पॉलिटिकल थ्योरी डेड नहीं हुई है, इसने जो है ना सिर्फ अपना फॉर्म चेंज किया है। यानी कि आज भी जो है ना डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, फेमिनिज्म और जो एनवायरमेंटल जस्टिस और ग्लोबल जस्टिस जैसे जो है ना इम्पोर्टेंट इशूज़ पॉलिटिकल थ्योरी से डीपली जुड़े हुए हैं। सो बेसिकली इन इश्यूज़ को जो है ना सिर्फ डाटा के थ्रू नहीं समझा जा सकता, इनके लिए मॉरल और फिलोसफिकल थिंकिंग की भी ज़रूरत होती है। Now, modern political theory is more dynamic and applied in nature. It helps in understanding and solving real political problems in society. Without political theory, it is difficult to judge what is right or wrong in politics and governance. So, बेसिकली जो है ना मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी नेचर में जो है ना ज़्यादा डायनेमिक और अप्लाइड है, एंड ये सोसाइटी में जो है ना रियल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने में जो है ना हेल्प करती है। सो बच्चों बेसिकली जो है ना इसमें पॉलिटिकल थ्योरी के बिना जो है ना पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में क्या सही है या गलत ये जज करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड में पॉलिटिकल लाइफ को समझने और पॉलिटिकल सिस्टम्स को जुड़े पॉलिटिकल सिस्टम्स को जो है ना गाइड करने में जो है ना पॉलिटिकल थ्योरी अभी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Therefore, political theory continues to play an important role in understanding political life and guiding political systems in the modern world. So yes, now let's go into question third. Examine Ralph Miliband's view on the state. So Ralph Miliband's का जो है ना
हमें स्टेट पर जो है राल्फ मेलिबंद के जो है व्यूज़ को एग्जामिन करना है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में है, राल्फ मिलीबैंड was a Marxist thinker who gave an important analysis of the state from a critical perspective. He rejected the idea that the state is neutral or works for all sections of society equally. According to him, the state is closely connected with the ruling class in capitalist society. So, what is the meaning of this question? Simply, राल्फ मिलीबैंड जो है ना एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे, जिन्होंने जो है ना क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस दिया। उन्होंने जो है ना इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि स्टेट न्यूट्रल होता है, ये सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए इक्वली काम करता है। यस, नाउ उनका अकॉर्डिंग पता है क्या था? बेसिकली वो मानते थे कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में स्टेट रूलिंग क्लास से क्लोजली कनेक्टेड होता है। नाउ सेकंड पैरा, Miliband argued that the state is controlled by a small group of elite people who belong to similar social backgrounds. These include politicians, senior civil servants, military officers, judges, and business leaders. Because they come from similar upper class backgrounds, they share common interests and values. As a result, they naturally support capitalist interest. सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो मिलीबैंड ने जो है ना आर्ग्यू किया कि स्टेट जो है ना, जो इलाइट लोग हैं, राइट, जो इलाइट लोगों के एक छोटे ग्रुप द्वारा जो है ना इन्हें कंट्रोल किया जाता है, जो सिमिलर सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। बेसिकली इनमें पॉलिटिशियंस, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, जजेस और बिजनेस लीडर्स शामिल होते हैं, क्योंकि वो सिमिलर अपर क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। वो कॉमन इंटरेस्ट और वैल्यूज शेयर करते हैं, जिसमें जो है उन्हें रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, वो नेचुरली कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। सो he also explained that the state does not act independently. Instead, it works in favor of big business and private ownership. Laws, policies, and government decisions are often designed to protect the interest of the rich class rather than the working class. In this way, the state becomes an instrument of class domination. So, basically, what's the meaning of this? It means कि उन्होंने जो है ना बेसिकली ये भी एक्सप्लेन किया कि स्टेट जो है ना इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करता है, इसके बजाय ये बिग बिजनेस और प्राइवेट ओनरशिप के जो है ना फेवर में काम करता है, जिसमें लॉस, पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट डिसीजंस जो है ना अक्सर वर्किंग क्लास के बजाय रिच क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इस तरह से जो है स्टेट क्लास डोमिनेशन का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। नाउ Miliband also criticized the liberal view of the state, which says that the state is democratic and represents all citizens equally. He believed this is not true in reality because economic power influences political power. Thus, for Miliband, the state is not a neutral institution but a tool used to the dominant class to maintain its control over society. So, basically, what's the meaning of this? It means मिलीबैंड ने जो है ना स्टेट के लिबरल व्यू को भी क्रिटिसाइज़ किया, जो कहता है कि स्टेट डेमोक्रेटिक होता है और सभी सिटीजन्स को इक्वली रिप्रेजेंट करता है। उनका मानना था कि जो है ना रियलिटी में ये सच नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक पावर पॉलिटिकल पावर को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए मिलीबैंड के लिए स्टेट एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बल्कि डोमिनेंट क्लास द्वारा सोसाइटी पर जो है ना अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। So yes, guys, we have completed our third questions fully. Now let's discuss the fourth question. Now, question 4. Critically examine Weber's concept of legitimacy. यानी अब हमें जो है वीबर्स का जो कंसेप्ट था लेजिटिमेसी में, वो हमें एग्जामिन करना है। सो चलिए रीड करते हैं। सो पहला पैराग्राफ है, मैक्स वीबर explained legitimacy as the belief of people that a rule or authority is right and should be obeyed. According to him, power becomes stable only when it is accepted as
legitimate. Without legitimacy, power is only force or coercion. यानी जो है ना, लेजिटिमेसी का जो है ना सिंपल मतलब यही था कि इसका मतलब ये था वैधता, या बोले तो एक्सेप्टेंस। मतलब जो मैक्स वेबर कहते हैं कि जब तक लोग ये ना मान ले कि किसी अथॉरिटी का रूल सही है, तब तक पावर सिर्फ एक जोर ज़बरदस्ती यानी कोर्जन है। वेबर ने जो है ना 3 तरीके की लेजिटिमेसी इसमें बताया है। सो सबसे पहला है इसमें ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी। सो बेसिकली ट्रेडिशनल लेजिस्लेसी में क्या होता था, जैसे राजा महाराजा का रूल जो है ना लोग मानते थे, क्योंकि सदियों से वही परंपरा कस्टम थी। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी विच इज़ बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड long established traditions such as monarchy. Then second is charismatic legitimacy, which comes from the personal qualities and charm of a leader like religious or revolutionary leaders. Third is legal traditional legitimacy, which is based on laws and rules such as modern democratic governments. यानी कैरिस्टिक में पता है क्या होता था, यानी जब किसी नेता की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो, जैसे कोई क्रांतिकारी या रिलीजियस लीडर है, तो जो है ना लोग जो है ना उसके पीछे चल पड़ते हैं। देन थर्ड इज़ रीगल रेशनल, मतलब जो आजकल जो है ना डेमोक्रेसीज में होता है, यानी कानून और रूल्स के बेसिस पर चलने वाली पावर। यानी इसकी लिमिटेशन, बेसिकली इसका लिमिटेशन यह है कि जो है ना ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, जो कि इसका एक वीक पॉइंट है। नाउ a major strength of Weber's concept is that it explains why people obey authority even without fear. It shows that obedience is not only based on force but also on belief and acceptance. His classification is also useful to understand different political systems in history and modern times. यानी इस कंसेप्ट की जो है ना अगर सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बताता है कि लोग बिना किसी डर के भी जो है ना किसी की बात क्यों मानते हैं। ये दिखाता है कि ओबीडियंस सिर्फ डर से नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस से आती है। A major strength of Weber's concept is that it explains why people obey authority even without fear. It shows that obedience is not only based on force but also on belief and acceptance. His classification is also useful, and so basically, this is what I explained you. Now, however, Weber's ideas has some limitations. Critics say his concept is too descriptive and does not explain the deep social and economic factors behind legitimacy. Marxists argue that legitimacy is often created by ruling classes to maintain their power, not just by belief. Also, in real politics, coercion and legitimacy often work together, which Weber does not fully explain. यानी लेकिन इसकी कुछ जो है ना लिमिटेशंस भी है, जिसमें क्रिटिक्स कहते हैं कि ये कंसेप्ट जो है ना बहुत ही ऊपरी डिस्क्रिप्टिव है और इसके पीछे जो है ना छुपे सोशल या इकोनॉमिक रीजंस नहीं बताता है। एंड अगर मैं और बताऊँ इसके बारे में, सो इसमें जो है ना मार्क्सिस्ट जो है ना ये भी कहते हैं कि अमीर रूलिंग क्लास अपनी फ़ायदा निकालने के लिए जो है ना जानबूझकर लेजिटिमेसी क्रिएट करती है। सो बेसिकली इसमें ये भी बता रहा है कि असली पॉलिटिक्स में जो है ना डर और लेजिटिमेसी दोनों एक साथ चलते हैं। सो thus Weber's concept is useful but not complete in explaining the full nature of political authority. So जो वीबर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ क्वेश्चन 5, explain the differences between liberalism and non-liberalism. सो लिबरलिज्म और नॉन और नियो लिबरलिज्म में हमें डिफरेंसेस बताना है। सो liberalism and neoliberalism are two related but different political and economic system. So basically guys, इसे सबसे पहले आप रीड कर लीजिए, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो आप वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म जो है ना सुनने में एक जैसे लगते हैं,
लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा फ़र्क है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस, लेट मी टेल यू। बेसिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, यानी जो है ना 17th और 18th सेंचुरीज में जो ना शुरू हुआ था। यानी इसका मेन फोकस था इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी आज़ादी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड बेसिकली इसमें क्लासिकल लिबरलिज्म की भी बात हुई है, जिसमें क्लासिकल लिबरलिज्म की भी बात हुई है, जिसमें अम, हालांकि जो है ना जो क्लासिकल लिबरलिज्म हालांकि लिमिटेड सरकार की बात करता था, लेकिन ये भी मानता था कि जो है ना सरकार को वेलफेयर, एजुकेशन और सोशल जस्टिस में रोल प्ले करना चाहिए। यानी जॉन लोके और जे.एस. मिल ने जो है ना इसको सपोर्ट किया, जहां पॉलिटिकल और सोशल दोनों राइट्स जरूरी थे। Now, neoliberalism developed in the late 20th century as a modern form of liberalism. It mainly focuses on economic freedom, free markets, privatization, and globalization. Neoliberals believe that the role of the government should be very limited in economic matters. They support reducing state control over industries and encouraging private companies. Thinkers like Milton Friedman and Friedrich Hayek are, are linked with neoliberal ideas. So basically इसका मतलब ये है कि जो न्यू लिबरलिज्म पर जो है ना जो 20th सेंचुरी के एंड में एक मॉडर्न फॉर्म बनकर आया, इसका सारा ध्यान जो है ना इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्री मार्केट और प्राइवेटाइजेशन पर है। इनका मानना है कि इकोनॉमिक मैटर्स में सरकार का रोल बिल्कुल जीरो या मिनिमल होना चाहिए, और ये कहता है कि इंडस्ट्रीज़ पर स्टेट का कंट्रोल हटाओ और प्राइवेट कंपनीज़ को आगे आने दो। सो मिल्टन जो है फ्रेडमैन और फ्रेडरिक हायेक की इस सोच के मेन थिंकर्स थे। The main difference is that the liberalism balances individual freedom with some welfare role of the state, while neoliberalism strongly supports market freedom and minimal state interference in the economy. Liberalism gives importance to political and social rights along with economic welfare, but neoliberalism mainly focuses on economic efficiency and profit. Another difference is that liberalism accepts welfare policies like subsidies and public services, whereas neoliberalism criticizes welfare state and promotes privatization. Thus, both ideologies support freedom, but they differ in the role of the state and economic policy approach. सो बेसिकली इसके अगर कंक्लूज़न में आए तो इसका मेन मेन फ़र्क इसमें यही निकला कि जो है ना लिबरलिज़्म चाहता है कि आज़ादी भी और सरकार वेलफेयर के काम भी करे, लेकिन न्यू लिबरलिज़्म चाहता है कि मार्केट पूरी तरह फ्री हो और सरकार का इकनॉमी में कोई दखल ना हो। लिबरलिज़्म जहां पब्लिक सर्विसेज को एक्सेप्ट करता है, वहीं नियो लिबरलिज़्म ऐसी वेलफेयर पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है। नाउ क्वेश्चन 6, एलैबोरेट अपॉन डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। सो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है? इसे हमें एलैबोरेट करना है। Dialectical materialism is a key theory given by Karl Marx and Friedrich Engels. It explains how society changes and develops through conflict and material conditions. यानी ये कंसेप्ट जो ना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने दिया था। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म हमें जो है ना समझाता है कि सोसाइटी आखिर बदलती और डेवलप कैसे होती है। इसमें दो शब्द हैं। Basically, the word materialism means the material conditions like economy, production, and resources are the main basis of society. According to the idea, human life and social systems are shaped by economic activities such as how goods are produced and distributed. पहला शब्द में जो है ना मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, यानी इसका मतलब है कि सोसाइटी का जो असली बेस है वो मटेरियल कंडीशन है, जैसे हमारी इकोनॉमी, प्रोडक्शन और रिसोर्सेज इनके हिसाब से। यानी इंसान की लाइफ और सोसाइटी वैसी ही बन जाती है जैसे उसकी इकोनॉमी होती है। The word dialectical comes from the idea of contradiction and change. It means that development happens through conflict between opposite forces.
For example, in society there is a conflict between different classes like rich and poor or owners and workers. This conflict leads to change and new social systems. यानी इसका मतलब ये है, दूसरा शब्द है डायलैक्टिकल, यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में बदलाव यानी टकराव, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट हो या अपोजिट फोर्सेस की वजह से आता है, जैसे सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच में जो है ना हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहता है। यही कन्फ्लिक्ट आगे चलकर जो है ना सोसाइटी में एक नया चेंज लाता है। सो according to Marx, history moves forward through class struggle. Every stage of society contains internal contradictions, and these contradictions create change. For example, feudal society was replaced by capitalism, and capitalism will be replaced by socialism. So, मार्क्स कहते थे कि जो ना हिस्ट्री आगे ही क्लास स्ट्रगल के थ्रू बढ़ती है। सो हर हर सोसाइटी के अंदर जो है ना अपनी खुद की कॉन्ट्राडिक्शन बोले तो विरोधाभास होती है जो चेंज लाती है। सो सो जैसे इसमें जो फ्यूडल सोसाइटीज़ के बारे में जैसे बात हुई है, जैसे फ्यूडल सोसाइटी ख़त्म हुई और कैपिटलिज्म आया, वैसे ही कैपिटलिज्म ख़त्म होगा और सोशलिज्म आएगा। सो dialectical materialism also explains that ideas, politics, and laws are not independent. They are based on economic structure. When the economy base changes, the superstructure, political, religion, culture also changes. मतलब मार्क्स ने जो है ना ये भी कहा कि हमारे जो है ना बेसिकली जो भी लॉस हैं बोले तो कानून और पॉलिटिक्स सब हमारी इकोनॉमी पर बेस्ड है। एंड they are based on economic structure. When the economic base changes and the superstructure, so basically um, जब इकोनॉमी बदलती है तो बाकी सब बदल जाते हैं, जैसे साइंटिफिक सोशलिज्म, जिसे साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक सोशलिज्म बिकॉज इट ट्राइज टू एक्सप्लेन सोशल चेंजेस थ्रू लॉजिकल एंड रियल इकोनॉमिक कंडीशंस, नॉट थ्रू इमेजिनेशन और मॉरल आइडियाज। सो क्योंकि ये जो है ना ये बातों को जो है ना हवा में नहीं बल्कि जो है ना सॉलिड इकोनॉमिक लॉजिकल टर्म्स में हमें ये समझाता है। नाउ क्वेश्चन 7, डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल को हमें डिस्कस करना है ना। The revival of political theory refers to the renewed importance of political theory after a period when it was considered less useful. In the early 20th century, especially with the rise of behavioralism, political science focused more on scientific methods, fact, and data. Because of this, traditional political theory was seen as weak and less relevant. यानी जो है ना रिवाइवल यानी जो है ना किसी चीज़ का फिर से ज़िंदा होना, जैसे कहते हैं ना रिवाइवल, राइट, किसी चीज़ का फिर से ज़िंदा होना या इम्पोर्टेंस पाना। अर्ली 20th सेंचुरी में जो है ना जब बिहेवियरलिज्म आया तो सभी लोग सिर्फ फैक्ट्स, डाटा और साइंटिफिक मेथड्स पर जो है ना फोकस करने लगे। उन्होंने पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी जो वैल्यूज़ की बात करती थी उनको जो है ना वीक और बेकार मान लिया था। However, from the 1960s onwards, political theory began to revive. Scholars realized that only studying facts is not enough to understand political life. Questions related to justice, equality, rights, freedom, and democracy become important again. Thinkers like John Rawls played a major role in the revival by introducing modern ideas of justice and fairness. यानी लेकिन जो है ना 1960s के बाद जो पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल शुरू हुआ, स्कॉलर्स को समझ आने लगा कि सिर्फ डाटा रटने से पॉलिटिकल लाइफ समझ नहीं आएगी। जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स और फ्रीडम जैसे बड़े सवाल फिर से सामने आए। जॉन रॉल्स जैसे जो थिंकर्स ने जो है ना जस्टिस और फेयरनेस के नए आइडियाज़ देकर इसमें बहुत ही जो है ना बड़ा रोल प्ले किया था। So, the revival also included new areas such as feminism, environmental politics, multiculturalism, and human rights. These issues required moral and philosophical discussions which empirical methods alone could not explain. As a result, normative thinking again became important in political studies. So, इस रिवाइवल जो है ना ये नेक्स्ट भी हम पढ़ ही लेते हैं। Another reason for the revival is the failure of purely scientific approaches to solve real political problems. Political theory started to combine both normative and empirical methods to better understand society.
Modern political theory is more diverse and practical. It not only explains political institutions but also deals with the real life social problems and ethical questions. This makes political theory more relevant in the contemporary world. So बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस रिवाइवल में जो है ना कुछ नए मुद्दे बोले तो कुछ नई इश्यूज भी शामिल हुए, जैसे फेमिनिज्म, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, मल्टीकल्चरलिज्म और ह्यूमन राइट्स। इन इश्यूज़ को जो है ना आप सिर्फ जो है ना साइंस या डाटा से नहीं समझ सकते। इनके लिए आपको मॉरल और फिलोसफिकल थिंकिंग चाहिए। इसलिए नॉर्मेटिव थिंकिंग फिर से जो है ना ज़रूरी बन गई इसमें। आज की जो है ना मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना बेसिकली इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये जो है ना साइंटिफिक और फिलोसफिकल दोनों बातों को मिलाकर रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। दिस मेक्स पॉलिटिकल थ्योरी मोर रेलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी world. So modern political theory is more diverse and practical. Now question 8. Now question 8 में पूछ रहा है ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, यानी फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का हमें इवोल्यूशन डिस्कस करना है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नोट जो है ना बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है। सो सबसे पहले आप रीड कर लीजिए, देन मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ये अपना सेकंड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ। नाउ अब हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइज मैं अगर आपको बताऊं, जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना हमें बताती है कि सोसाइटी जो है ना पॉलिटिक्स और पावर, जेंडर इक्वालिटी, जो जेंडर इनइक्वालिटी होता है, इनसे जो है ना कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, यानी इसके इवोल्यूशन इवोल्यूशन बोले तो इसका विकास अलग अलग फेस में होता है, अलग अलग वेव्स में होता है। इसे जो है ना आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहला है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, यानी जो 19th अर्ली और 20th सेंचुरी में हुआ था। सो बेसिकली इस फेज़ में जो है ना सारा ध्यान औरतों के बेसिक लीगल राइट्स पर दिया था। उनकी डिमांड थी वोट देने का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट और एजुकेशन, यानी मारी वॉलस्टोनक्राफ्ट जैसी थिंकर्स ने जो है ना इक्वालिटी की बात रखी थी इसमें। देन सेकंड इसमें बताते हैं कि ये जो है ना 1960s से 1980s में हुआ था। अब जो है ना बात लीगल राइट से आगे बढ़कर सोसाइटी और कल्चर में होने वाले भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन तक आ गई इसमें। सो इसमें वर्क प्लेस पर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स और फैमिली रोल्स पर ध्यान दिया गया। सो सिमोने सिमोने दे बियोवोयर और बेटी फ्रीडन ने बताया कि सोसाइटी खुद कैसे जेंडर इनइक्वालिटी बनाती है। नाउ थर्ड में थर्ड वेव फेमिनिज्म जो हुआ था 1992-2000 में हुआ था। सो इस फेज़ ने समझाया कि सारी औरतों की प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती। एक अमीर औरत और एक गरीब औरत की सिचुएशन अलग है, इसलिए इसमें रेस, क्लास और सेक्सुअलिटी की बातें शामिल की गई। इसने जो है ना पर्सनल फ्रीडम को प्रमोट किया था। सो फोर्थ वेव फेमिनिज्म बोले तो मॉडर्न पीरियड, यानी ये आज के ज़माने का है, यानी डिजिटल एक्टिविज़्म का। यानी इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, बॉडी शेमिंग और जेंडर वायलेंस पर बात होती है। जैसे मी टू मूवमेंट जो है ना इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी। देन फिफ्थ पॉइंट में था मॉडर्न फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, यानी इसका मतलब था आज फेमिनिज्म जो है ना बहुत ज़्यादा ग्लोबल हो गया है और इंटरसेक्शनली पर फोकस करता है, यानी अलग अलग तरह के भेदभाव कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि कानून और सोसाइटी को सबके लिए ठीक किया जा सके। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 9, डिस्कस द थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को जो है ना जो भी थ्योरीज है जो रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी को, वो हमें डिस्कस करना है। डिस्कस द थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। सो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, सबसे पहले आप रीड कर लीजिए, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
सो सबसे पहले अपना मैंडेट थ्योरी, देन ट्रस्टी थ्योरी, देन डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, देन सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन, देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। सो चलिए वन बाय वन अब इसे हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बताऊँ गाइस, डेमोक्रेसी में जो है ना हम वोट देकर अपने नेता चुनते हैं, राइट, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है, इसकी अलग अलग थ्योरीज में आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मैंडेट थ्योरी में। इसमें बेसिकली क्या होता था, इसका मानना है कि हमने नेता को उसके प्रोमिसेस पर जो है ना चुना है, तो उसको वही करना पड़ेगा जो उसने वादा किया, मैंडेट किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आगे जनता उसे हटा सकती है। देन ट्रस्टी थ्योरी, इसमें क्या होता है, बेसिकली एडमुंड बुर्के जैसे लोग कहते हैं कि नेता आपके नौकर नहीं बल्कि ट्रस्टी है। यानी आपने उसे चुन लिया, अब वो अपनी समझ, जजमेंट से सोसाइटी के भले के लिए फैसले लेगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इस थ्योरी का कहना है कि नेता जो है ना जनता के जैसा ही दिखना चाहिए। नेता को जो है जनता के जैसा ही दिखना चाहिए, यानी उसी कास्ट, उसी जेंडर या क्लास का। यानी उनका मानना है कि अगर बैकग्राउंड सेम होगा तो वो प्रॉब्लम बेहतर समझेगा ना। फोर्थ इज सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेटिव। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये थ्योरीज कहती है कि नेता कैसा दिखता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि वो काम क्या करता है। उसे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए एक्टिवली काम करना चाहिए। देन फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। यानी ये जो है ना, ये एक इलेक्शन का सिस्टम है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को उतनी ही सीट्स मिलती है जितने परसेंट उन्हें वोट मिले हैं। सो ये सिस्टम को ज़्यादा फेयर बनाता है। ये सारी थ्योरीज हमें बताती है कि एक सिटीज़न सरकार के साथ कैसे कनेक्ट होता है। सो दीज थ्योरीज टुगेदर एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेसी ट्राइज टू कनेक्ट सिटीजन विद गवर्नमेंट इफेक्टिवली। सो गाइज, नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में पूछ रहा है, एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन। सो हमें जो है एग्जामिन करना है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन। सो जो डेमोक्रेसी होता है यानी लोकतंत्र, और पब्लिक ओपिनियन यानी जनता की राय, इसमें जो है ना उनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। यानी पब्लिक ओपिनियन का मतलब है कि किसी पॉलिटिकल मुद्दे या नेता के बारे में लोग क्या सोचते हैं। डेमोक्रेसी में ये इसलिए सबसे ज़रूरी है क्योंकि सरकार लोगों ने जो है ना इसे चुना है। सो बेसिकली आप ये रीड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। इसमें आप बता सकते हैं कि एट द सेम टाइम में डेमोक्रेसी ऑल्सो हेल्प्स टू शेप पीपल ओपिनियन। सो एट द एंड अगर मैं बताऊं, अगर सरकार जो है ना पब्लिक के खिलाफ जाए तो यही पब्लिक जो है ना ओपिनियन उस पर दबाव यानी प्रेशर बनाता है, चाहे वो प्रोटेस्ट के थ्रू हो या क्रिटिसिज्म के थ्रू हो या इलेक्शंस में हरा कर। अगर मैं हरा कर, लेकिन लेकिन जो है ना, हाँ कभी कभी जो है ना पब्लिक ओपिनियन फेक न्यूज़ या इमोशंस में बहकर गलत भी हो सकता है। इसलिए एक डेमोक्रेसी में सिटीज़न का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। राइट एन ऐसे ऑन द इलेक्शन सिस्टम इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी हमें एक ऐसे लिखना है ऑन द इलेक्शन सिस्टम इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनके ऊपर हमें सॉरी ऐसे लिखना है। सो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो पैराग्राफ के वाइज में, जिसमें आप सबसे पहले समझा रहे हो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में एक इलेक्शन जो है इलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग वोट देकर उन नेताओं को चुनते हैं। इंग्लिश में आप लिख सकते हो। सो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैराग्राफ्स लिख सकते हो। सो यहाँ से रीड करके आप सिंपली समझा सकते हो। सो बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है, ये आप रीड कर सकते हो। ना क्वेश्चन 12,
एक्सप्लोर डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने के जो है डिफरेंट अप्रोचेस को एक्सप्लेन करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। सो सबसे पहला है नॉर्मेटिव अप्रोच, देन एम्पिरिकल अप्रोच, देन हिस्टोरिकल अप्रोच, देन बिहेवियरल अप्रोच, देन मार्क्सिस्ट अप्रोच, देन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जो कि शुरुआत के दो अप्रोचेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकियों का भी आप रीड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देन क्वेश्चन 13 में पूछ रहा है इलेबरेट अपॉन द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म। सो हमें जो है इलेबरेट करना है जो सेंट्रल टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म है, यानी लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, उदारवाद। सो लिबरलिज्म की मेन बातें क्या हैं? सो इसमें बेसिकली फोकस जो है इंसान की आज़ादी यानी फ्रीडम, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन पर किया जाता है। ये मानता है कि हर इंसान समझदार है और ये अपनी मर्जी से जीने का हक इसमें होना चाहिए। सो ये सब आप इसके बारे में लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 14, एग्जामिन द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सिज्म के जो ना कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को आपको एग्जामिन करना है। तो उसमें आप बता सकते हो कि जो आज की दुनिया में इसका क्या काम है, जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी। सो ये आप रीड कर सकते हो। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 15, डिस्कस द पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यूज ऑन ग्लोबलाइजेशन, यानी जो ग्लोबलाइजेशन के जो ना पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यूज़ थे वो आपको डिस्कस करना है। सो इसमें आप बता सकते हो कि इसमें जैसे आपके क्या पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन, बेसिकली जो है ना हमें आमतौर पर क्या लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है, पर ये अच्छी चीज़ है। पर जो है ना जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं सोचते, वो इसे एक पॉजिटिव या सिंपल प्रोसेस की जगह इसके नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स साइड पर फोकस करते हैं। सो क्या क्या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स साइड्स है वो सब आप यहाँ से रीड कर सकते हो। Now question 16, differentiate between empirical and normative conceptions in political theory। सो हमने ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव स्टडी इन पॉलिटिकल स्टडीज़ एंड इन पॉलिटिकल थ्योरीज। सो ये आप रीड कर सकते हो। सबसे पहले एम्पिरिकल के बारे में लिख दोगे, देन नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में लिख दोगे, फिर दोनों में मेन डिफरेंस क्या था। एक व्हाट इज़ के बारे में बात करता था, जो फैक्ट है इन सब चीज़ों में बात करता था। एक व्हाट शुड बी पे फोकस करता था या व्हाट ओट टू बी पे, यानी क्या होना चाहिए। ना हाईलाइट की कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म में जो की कॉन्ट्रास्ट था वो हाईलाइट आपको करना है। Now, distinguish between procedural and substantive democracy, यानी इन दोनों के बारे में आपको डिस्टिंग्विश करना है, यानी समझाना है आपको। सो लेट्स गोइंग टू नेक्स्ट। सो यहाँ से अब आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है इन पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में आपको लिखना है। सो सिटीजनशिप बेसिकली क्या होता है वो सब आप यहाँ से देख के रीड करके समझ सकते हो। देन थ्योरी ऑफ एलियनेशन क्या होता है ये आप समझा सकते हो। देन इकोलॉजिकल फेमिनिज्म क्या होता है ये आप रीड कर सकते हो। देन माइकल फॉकॉल्ट्स व्यू ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म, यू कैन रीड इट हेयर।
then Burkes and Oakeshot's views on conservatism, then Elite theory of democracy. सो इसी के साथ अपना नोट्स होता है ख़त्म। आई होप गाइज आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो लास्ट के जो सम क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, राइट। सो वो आप रीड करके समझ सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये सारे नोट्स चाहिए, सो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो वहाँ से आप ले सकते हो। सो जो नंबर है वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्टली ये नोट्स ले सकते हो। सो यस गाइज, आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। आई होप आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए। सो यस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, राइट। सो यस, आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। सो लेट्स एंड द वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर।